हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अब जो हम लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th की केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहला चैप्टर जो है उसका बेसिक के बारे में हम आपको बता रहे थे। ठीक है, बेसिक में मैंने आपको बताया था कि मैटर को क्लासिफाई, देखिए हम वैसे तो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, आपके मॉलिक्यूलर वो फार्मूला मास, ये सारी चीज़ें देख चुके थे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं फिर भी हम। ठीक है, तो उसमें हम क्या बता रहे थे आपको, मैटर को हम क्लासीफाई करने का तरीका बताया था कि मैटर को कितने पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। मैटर को हम दो पार्ट में क्लासीफाई किया था हमने, एक होता है उसका फिजिकल, एक होता है केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का हम पूरा कर चुके थे, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस आता है। ठीक है, और ये भी देखा था हमने कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे क्या कर सकते हैं, उन्हें इंटर कन्वर्टेबल भी किया जा सकता है। क्लियर है बात। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, आज हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन, वो फ्लो चार्ट हम यहीं पर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं, देखो ये हमने मैटर देखा था, आई बात समझ में, और ये मैटर का हमने क्लासिफाई किया था, ये था फिजिकल क्लासिफिकेशन, और ये देख रहे हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने उनकी फेज के आधार पर कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये तीनों चीजें देख चुके थे। केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, उन्हें सेपरेट आउट करने के आधार पर, उन्हें अलग अलग करने के आधार पर। ठीक है, उन्हें अलग अलग हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस आधार पर केमिकल क्लासिफिकेशन हमारा दो तरह से देखने मिलता है। ठीक है, एक होता है हमारा मिक्सचर, कैसा होता है मिक्सचर। ठीक है, और एक होता है हमारा प्योर सब्सटेंस। ठीक है भैया जी, उम्मीद है समझ में आ रही होगी आपके, केमिस्ट्री मेरी पढ़ाई हुई। ठीक है, मैं फिर भी आसान सा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो केमिकल के ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पर मिक्सचर हो गया, और क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया। मिक्सचर जहां पर दो या टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब एक साथ ऐड कर दिए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, ये मिक्सचर क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं। आई बात समझ में। एक मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आप मिला रहे हैं, दो चीजों को आपने मिलाकर एक रिजल्टेंट प्रोडक्ट तैयार कर दिया, एक रिजल्टेंट सोल्यूशन या रिजल्टेंट सब्सटेंस तैयार कर दिया, उसे हमने क्या बोला, उसे हमने बोला आपके मिक्सचर बोला। ठीक है, क्लियर है बात। तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सब्सटेंस दो तरह से हो सकते हैं, मिक्सचर दो या दो से ज्यादा, दो से ज्यादा सब्सटेंस है, और ये क्या कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली, कैन बी फिजिकली सेपरेट आउट, और इन्हें हम फिजिकली क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्लियर है बात, कैन बी फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब इस हिसाब से मिक्सचर कितने तरह के होते हैं आपके, इस हिसाब से मिक्सचर भी आपके दो तरह का हो गया। एक हो गया आपका होमोजीनस मिक्सचर, और एक होता है आपका हेटेरोजीनस मिक्सचर। ठीक है भैया, एक हो गया आपका होमोजीनस मिक्सचर, एक हो गया हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमो का मतलब क्या होता है बच्चों, होमो का मतलब होता है सेम, यानी ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन सेम रहे, जिसका कंपोजिशन क्या रहे, सेम रहे थ्रू आउट द सब्सटेंस, पूरे के पूरे सॉल्यूशन या पूरे के पूरे सब्सटेंस के दौरान। आप कहीं से भी टेस्ट कर लो उसके, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, थ्रू आउट द सब्सटेंस या थ्रू आउट द सॉल्यूशन उसका कंपोजिशन क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने कोल्ड ड्रिंक पी, कोल्ड ड्रिंक की जो पहली सिप है, चाय पी, चाय बनाई आपने, बनाने के बाद में जो उसकी पहली सिप है और जो उसकी लास्ट सिप है, वे सभी के सभी केमिकल कंपोजिशन में, टेस्ट में, सब के सब क्या होती है, सेम होती है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उनके पार्टिकल, किसी भी जगह से ले लीजिए उनके नंबर ऑफ पार्टिकल, वहां का रेशियो, सब कुछ बिल्कुल सेम निकल कर आएगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। और इसका एग्जांपल क्या होते हैं, इसका एग्जांपल होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस इसका एग्जाम्पल कहा जाता है। आई बात समझ में। ट्रू सॉल्यूशंस का एग्जांपल, जैसे कि आपने शुगर को ऐड किया वाटर के अंदर, शुगर को ऐड किया वाटर के अंदर, तो आप पूरे वाटर का कहीं से भी सिप ले लो, वो सेम रहेगा बिल्कुल। सोल्ट को ऐड कर रहे हैं वाटर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हेट्रोजीनियस का, हेट्रो का मतलब होता है डिफर, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफर, जिसका कंपोजिशन डिफर हो, अलग अलग जगह से अलग अलग कंपोजिशन हो, थ्रू आउट द सब्सटेंस उसका कंपोजिशन सेम
ना रहे। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल ये भी सॉल्यूशन ही होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, और एक होते हैं आपके सस्पेंशन, सस्पेंशन भी एक तरह का सॉल्यूशन ही होता है, ठीक है। सस्पेंशन आपने देखा होगा छोटे बच्चों की दवाई आती है, डॉक्टर छोटे बच्चों को अक्सर जो एंटीबायोटिक होते हैं ना, उनके यहाँ की दवाई कैसी होती है, उनके यहाँ की दवाई होता है, डॉक्टर बोलता है कि ये जो दवाई है इसमें जो रैपर है कागज का निशान है, यहाँ तक कि इसमें पानी मिला लो, मिला के अच्छे से हिला लो, और ये दवाई बच्चों को 5 ml सुबह 5 ml शाम देनी है। और ध्यान रखना कि जब ये दवाई दे रहे हो तो देने से पहले 1 मिनट तक अच्छे से हिलाना। क्यों भाई क्यों? उस दवाई के ऊपर लिखा होता है ओरल सस्पेंशन, आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो उस दवाई के ऊपर क्या लिखा होता है, उस दवाई के ऊपर लिखा होता है ओरल सस्पेंशन, ओरल मतलब मुंह, यानी ऐसा सस्पेंशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसे आपको मुंह के थ्रू लेना है, और चूंकि वो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल नीचे बैठ जा रहे हैं तो इसीलिए आपको उसे हिलाना है ताकि वो पार्टिकल पूरे के पूरे सॉल्यूशन में फैल जाए। एग्जांपल और बताऊं बिल्कुल कॉमन, आप मिट्टी को पानी के अंदर ऐड करो, कुछ मिट्टी पानी के अंदर घुल जाएगी, कुछ मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, कुछ मिट्टी पानी के अंदर घुल जाएगी, कुछ मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, और आप देख रहे हैं कि नीचे जो बैठी है वहां पर मिट्टी का कंपोजिशन, और ऊपर जो पानी की सरफेस है वहां पर मिट्टी का कंपोजिशन, यानी है तो पानी सॉल्यूशन बनाया है लेकिन नीचे की तरफ मिट्टी ज्यादा है, ऊपर सरफेस की तरफ मिट्टी कम है। आई बात समझ में? तो ये क्या है, ये आपका सस्पेंशन का एग्जांपल हो गया। कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होता है, मिल्क होता है। सस्पेंशन का एग्जांपल क्या होता है, सैंड सॉल्यूशन या सैंड सॉल्यूशन या सैंड प्लस वाटर्स, जब आप सैंड को पानी के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। ये तो था आपका पूरे का पूरे मिक्सचर के बारे में। अब हम चलते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस की खास बात क्या है, आप प्योर सब्सटेंस को फिजिकली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज तो ये कैन नॉट बी फिजिकली सेपरेट आउट, इसमें फिजिकली आप इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। भैया जी समझ में आ रही है क्या? हाँ भाई, ए भैया आती है क्या? आती है? नहीं आती? समझ में आती की आती? चलिए, तो प्योर सब्सटेंस जो होता है आपका, इसका आप क्या कर सकते हैं, फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हैं। दो तरह के होते हैं प्योर सब्सटेंस भी, एक होता है आपका एलिमेंट और एक होता है आपका कंपाउंड। इंपॉर्टेंट है भैया, एक होता है आपका एलिमेंट, एक होता है आपका कंपाउंड। अगर आपके कोई भी सब्सटेंस ऐसा है जिसमें एक ही तरह का एटम है, जिसमें सबका सब एक ही तरह का एटम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। यानी एलिमेंट के अंदर क्या होगा, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, क्या होगा, एक ही तरह के एटम देखने मिल रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। पूरी पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट हैं और उन सभी के अंदर एक ही तरह का, मतलब आयरन का एलिमेंट है तो उसके अंदर केवल और केवल आयरन के ही एटम होंगे, क्लोरीन का एलिमेंट है तो उसके अंदर केवल और केवल क्लोरीन के एटम होंगे। तो वो क्या है, वो एलिमेंट हो गया। एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं बात हम कंपाउंड की तरफ को। देखो बात करें मैं एटम की, यहां पर एक ही तरह का एटम है, तो कंपाउंड में कैसे होंगे, मोर देन टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट, या टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट। देखो एक एलिमेंट ये प्योर, एक एलिमेंट ये प्योर, दोनों एलिमेंट को मिला दिया, क्या बना दिया, कंपाउंड बन गया। एक एलिमेंट ये प्योर हो गया, एक एलिमेंट ये प्योर हो गया, दोनों एलिमेंट को मिला दिया, प्योर प्योर चीजों को मिला दिया। रहेगी तो भाई प्योर ही वो, लेकिन मिला रहे हैं हम उसको फिक्स रेशियो में, ये नहीं कि उठ पटांग ये करके मिला दिया, मिला रहे हैं हम उसको फिक्स रेशियो में, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कंपाउंड के अंदर प्यारे बच्चों राज दुलारो, टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम, टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम। ठीक है, टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम या एलिमेंट बोल दो, एक ही बात है। तो टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम जो कहां पर देखने मिलता है, आपको कंपाउंड के अंदर देखने मिलते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ एटम देखने मिलते हैं, लेकिन 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 फिक्स रेशियो के अंदर। बट कहां पर, इन अ फिक्स रेशियो, इन अ फिक्स रेशियो। भैया ऐसे ही नहीं मुंह उठा के आप कुछ भी कहीं भी ऐड कर दोगे, फिक्स रेशियो में ऐड करना पड़ेगा, वरना केमिस्ट्री बड़ी बेवफा रात को बड़ी सुबह सफा, ये बड़ा फेमस डायलॉग है, हमारे गुरुदेव बोला करते थे। ठीक है, तो कंपाउंड क्या है, दो से ज्यादा एटम है, उन्हें आपको फिक्स रेशियो के अंदर ऐड कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, उनको कंपाउंड बोला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल वाटर हो गया, H2O। ठीक है, H2O एक कंपाउंड है। अगर हम इसको बोलें कि ये H2O, आप पूरी दुनिया में कहीं का भी पानी ले लो, अंटार्कटिका का जो बर्फ है वो भी पानी है, आइस है, वाटर वेपर है, H2O फॉर्मूला। गंगा नदी का पानी दे लो, सरस्वती नदी का पानी देख लो, जमुना का पानी देख लो, सऊदी अरब के अंदर एक बड़ा फेमस कुआं है, आबे जमजम पानी होता है, उसका पानी देख लो, अफ्रीका के घने जंगलों के अंदर का पानी देख लो। ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन फॉरेस्ट जो होते हैं आपके, वहां का पानी देख लो, अमेरिका का पानी देख लो, चाइना का देख लो, पाकिस्तान का देख लो। अरे भाई पूरी दुनिया में कहीं का भी देख लो, पानी मतलब H2O, पानी काला, पीला, धोला, नीला, हरा, गुलाबी। भैया 100 तरह का पानी है,
पानी मतलब पानी पानी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा। और इसका फिक्स रेशियो का मतलब क्या है, फिक्स रेशियो के H2O का फिक्स रेशियो बाई मास के रेस्पेक्टिव अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1:8 का रेशियो आता है, यानी मास के रेस्पेक्टिव 1:8 बाई मास, ये वाटर का रेशियो होता है। यानी एक हाइड्रोजन के 8 ऑक्सीजन के, एक हाइड्रोजन का वेट के अकॉर्डिंग, उनके मास के अकॉर्डिंग एक हाइड्रोजन का और 8 ऑक्सीजन के यहाँ पर देखने मिलते हैं आपको, ठीक है। ये 1:8 का क्या होता है यहाँ पर मास देखने मिलता है बच्चों आपको, ठीक है। तो बाई मास क्या होता है, 1:8 का रेशियो आपको वाटर का देखने मिलेगा। कैसा भी पानी हो, कहीं का भी पानी हो, फ्रिज का पानी, नलके का पानी, उबलता पानी, खोलता पानी, अरे भैया 100 तरह का पानी, ये पानी वो पानी, सबका रेशियो, सबका केमिकल फॉर्मूला सेम, इसीलिए उसे क्या बोला गया, उसे हमने कंपाउंड बोला गया। इंपॉर्टेंट है, आई बात समझ में। चलिए ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब कंपाउंड आपके कितने तरह के होते हैं प्यारे बच्चों, कंपाउंड होते हैं आपके 2 तरह के। जगह नहीं बची, क्या करें, जुगाड़, क्या करना चाहिए, जुगाड़। ये लो, कंपाउंड आपके कितने तरह के होते हैं, कंपाउंड होते हैं आपके 2 तरह के। एक होते हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे कंपाउंड, इनऑर्गेनिक। आप भी ऊपर ऐसे ही मत जुगाड़ बना देना, कभी वहां से टेबल बनाते टाइम ऊपर चिपका दी, ठीक है। एक होता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपके 2 तरह के कंपाउंड है जो कि प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर आपको एक साथ कंबाइंड वे में कार्बन और हाइड्रोजन देखने मिल रहा है तो उस कंपाउंड को, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर आपको कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ दिखाई पड़ रहा है तो उसे हमने क्या बोला, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यानी, ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, और इन्हीं कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन जब एक साथ कंबाइंड वे में है तो उन्हें हाइड्रोकार्बन बोला, और यही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इनके अलावा चाहे ये अकेले हों दोनों के दोनों, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ नहीं है, या फिर वाटर मॉलिक्यूल H2O, इसमें भी कार्बन नहीं है, तो यानी चाहे जब ये अकेले तब ये क्या होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। लेकिन जब ये कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ हो गए ना, हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा, और यही क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी तरह के, हाइड्रोकार्बन को छोड़ दो, ऐसे कंपाउंड छोड़ दो जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, उन्हें छोड़ दो, बाकी सब के सब क्या कहलाए जाएंगे, वे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल CO2, फॉर एग्जांपल H2O। अब एक बहुत गलत डेफिनेशन बताई जाती है प्यारे बच्चों, अगर आपको नहीं पता, अगर आपको अच्छी से ही पता है तो बिल्कुल ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा। गलत डेफिनेशन क्या है, गलत डेफिनेशन ये है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है भाई, ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है ना, ये इनऑर्गेनिक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। समझ पा रहे बात को आप, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन, जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिखाई पड़ते हैं एक साथ, वो आपके हाइड्रोकार्बन, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये करेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आपके कंपाउंड ये क्लासिफिकेशन समझ में भैया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। बड़ा सुंदर सुंदर काम कर दूं मैं वैसे तो कभी, तो आपका मैटर को, पर ये सुंदरता में मैंने इसका नाश मार दिया, ठीक है। तो मैटर 2 तरह से, फिजिकल और केमिकल। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पर मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस। अगर आप सेपरेट कर सकते हैं आप, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, कंपोजिशन सेम, ट्रू सॉल्यूशन, हेट्रोजेनस कंपोजिशन डिफर, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। मिल्क हो गया, और आपका ये मिल्क आ गया, अरे एल खा गया भाई, मिल्क का एल खा गया भाई मैं, ठीक है। सस्पेंशन हो गया, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड एक ही तरह के एटम है तो एलिमेंट हो गया। कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा एटम फिक्स रेशियो में ऐड हुए तो वो उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। 2 तरह के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हाइड्रोकार्बन हो गए तो ऑर्गेनिक, इनके अलावा रेस्ट ऑफ द कंपाउंड जितने भी सबके सब क्या कहलाए जाएंगे, इनऑर्गेनिक कहलाए जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। उसके अलावा अब हम थोड़ी सी चीजें, 1-2 चीज आपको बताने के बाद में आपको कर देते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए ले लिया होगा यार अब तक का तो, ठीक है। अब एलिमेंट की बात करता हूं, देखो 3 एलिमेंट लिखे मैंने यहाँ पर। जो आपके हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट क्या है आपका, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन आपका क्या है, ऑक्सीजन आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलने वाला, अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलने वाला मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है। क्या है, मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है भैया, अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलने वाला। और एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम आपकी अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलने वाला मोस्ट अबंडेंट मेटल है, ठीक है।
मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है, एलिमेंट सॉरी, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है आपका अर्थ क्रस्ट में, ऑक्सीजन है। और मोस्ट अबंडेंट मेटल क्या है आपका, मोस्ट अबंडेंट मेटल हो गया आपका एल्यूमिनियम हो गया। और हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो यूनिवर्स में पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है, वो है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ कुछ चलते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ थोड़ा सा 2 4 5 पॉइंट बताते हैं कि आप कुछ डिफरेंट मेथड हैं जिनके थ्रू आप मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे कि डिस्टिलेशन हो गया, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, सबसे पहला फिल्ट्रेशन। ठीक है, कुछ कॉमन मेथड हैं जिनसे आप किसी भी सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट। फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन, ठीक है, उसके अलावा आपके मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, क्लियर है। फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन, और उसके अलावा एक लास्ट बचता है इसका सब्लिमेशन। ठीक है, लास्ट क्या बचता है, सब्लिमेशन। चलिए भैया देखते हैं। देखो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, चाय पत्ती देखिए आपने, चाय पत्ती छानी होगी। ठीक है, चाय पत्ती में क्या होता है, किसे छान रहे हैं आप, चाय की पत्ती को। मतलब आपके पास में एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें से आप लिक्विड में से आपको सॉलिड चीज निकालनी होती है। लिक्विड में से क्या निकालनी होती है, सॉलिड चीज। तो जब आपको लिक्विड में से सॉलिड चीज को सेपरेट आउट करना होता है तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन बोला जाता है। एक वहां पर क्या करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है। उस फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके आप सॉलिड को निकालते हैं, सेपरेट आउट करते हैं लिक्विड से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन आपको कहाँ देखने मिलेगा, क्रिस्टलाइजेशन आपको वहां देखने मिलेगा ऐसा सॉलिड, ठीक है, ऐसे सॉलिड के लिए जिनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट हो, जिनकी सॉल्युबिलिटीज क्या हो, डिफरेंट हो इन सेम सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे कि सॉलिड, अब देखो ध्यान से देखिए, ये आपका सॉल्वेंट ए है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका यहां पर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब जिसका अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, अब आपका एक कंपाउंड ये ए हो गया, एक कंपाउंड ये बी हो गया। आप एक बार इसे डाल लेंगे इसमें, एक बार इसे डाल लेंगे, ये नहीं कि एक बार पहले डाला, मतलब 2 बी कर लिया आपने सॉल्वेंट, सेम सॉल्वेंट के। एक बार आपने इसे डाला, एक बार आपने इसे डाला। इसकी सॉल्युबिलिटी इसके अंदर कुछ और है, इसकी सॉल्युबिलिटी इसके अंदर कुछ और है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक इसमें सॉल्युबल है, एक इसमें इनसॉल्युबल है। तो अब आप इन दोनों सब्सटेंस को कैसे सेपरेट आउट करोगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, तब आप इसका क्रिस्टलाइजेशन शो करेंगे। यानी ऐसे सॉलिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर उनकी सॉल्युबिलिटी अलग, सेम सॉल्वेंट के अंदर क्या होती है, डिफरेंट देखने मिलती है। जैसे कि ये सॉल्युबल हो गया या ये इनसॉल्युबल होगा, तो ये सॉल्युबल होगा इसमें घुल जाएगा, ये इनसॉल्युबल होगा, ये सब्सटेंस आपने प्रिपेयर बनाया किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनाए, उसके बाद में आप इसे क्या कर लेंगे, इस नॉन सॉल्युबल पार्ट को अलग कर लेंगे, सॉल्युबल पार्ट को अलग कर लेंगे, और उसके बाद में इसका भी अलग अलग तरीका, ये सॉल्यूशन है, इसको भी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। फर्दर और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी तो बेसिक आइडिया देखते हैं, डिटेल में देखेंगे सभी को, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं डिस्टिलेशन। अच्छा, डिस्टिलेशन भी 2 तरह का होता है, एक होता है आपका जनरल डिस्टिलेशन, एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक क्या होता है, जनरल डिस्टिलेशन, एक होता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इसमें डिस्टिलेशन में क्या होता है, इसमें किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, उसकी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में फिर वापस से उसे कंडेंस किया जाता है। तो ये तो उसका क्या हो गया, प्रोसीजर हो गया। ठीक है, ये डिस्टिलेशन आपको वहां पर देखने मिलता है जहां पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो, जहां पर क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से ज्यादा है, 25 या 25 डिग्री से ज्यादा है, तो आपको जनरल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए 25 डिग्री से कम होना चाहिए, तब आप क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। ठीक है, क्लियर है। कुछ इस तरह का सेटअप है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर ध्यान से दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया, डायग्राम मेरा बड़ा सुंदर है, आप जानते ही हैं ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है, देखो इसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर आपने कोई सॉल्यूशन डाला। ठीक है, सॉल्यूशन में मतलब a + b है। ठीक है, और a का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है b से। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है b का मतलब ये है कि आप कम टेम्परेचर में, पहले कौन बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा,
पहले आपका बी बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का में हल्का सा टेम्परेचर मिलते ही वो उड़ना शुरू हो जाएगा। तो अब वो बॉइलिंग पॉइंट जैसा आपने टेम्परेचर दिया तो इसकी वेपर बी की यहाँ आई, जब बी की वेपर आई तो यहाँ पर आएंगी, ये आएगी, ये क्या है, ये कंडेंसर लगा हुआ है, ये कंडेंसर इसको क्या कर देगा, इस वेपर को वापस क्या कर देगा, लिक्विफाइड कर देगा और ड्रॉप करके ये आपको यहाँ पर इकट्ठा होता दिखाई पड़ेगा। अब यानी जब ये आपने इसका बॉइलिंग पॉइंट बी है, ठीक है, जैसे ये कम बॉइलिंग पॉइंट है जिसका टेम्परेचर पहले होगा, हल्के टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, कम टेम्परेचर पे ये बॉईल होकर आपको इधर आ जाएगा, इधर आपका ये बी आ गया और इसके बाद में ये आपका प्योर ए मिल गया। तो ये क्या होता है, होता है आपका डिस्टिलेशन बोलते हैं, इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो ये कंडेंसर था, यहाँ पर आप किसी भी सॉल्यूशन को उसकी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के आधार पर उसका एक कंपोनेंट को क्या करते हैं, वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसे फिर वापस कंडेंसर लगाकर कंडेंस किया जाता है और उसको लिक्विड फेज में वापस से ऑब्टेन किया जाता है। ये हो गया। उसके अलावा एक आता है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन आप ऐसी जगह ऐसा मिक्सचर को अलग अलग करने के लिए करते हैं जो सब्लिमेट और नॉन सब्लिमेट होता है, जो क्या होता है, सब्लिमेट और नॉन सब्लिमेट मिक्सचर। सब्लिमेट का मतलब है कि जहां पर आपका सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। आपके पास में एक ऐसा मिक्सचर है जहां पर आपका एक कंपोनेंट ऐसा है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और एक ऐसा जहां पर सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा है। उस तरह के सब्सटेंस को कन्वर्ट करने के लिए सब्लिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हीट किया तो सॉलिड डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, गैस के अंदर, उस गैस को आप ट्रैप कर लो, रिमेनिंग क्या बचा वो अलग अलग बच गया, ठीक है, इसे सब्लिमेशन बोला जाता है। अब इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में तो क्या ही कहना, ठीक है भैया, मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में तो क्या ही कहने, ठीक है। बार बार लेक्चर देखना पड़ रहा है भाई क्योंकि रिकॉर्डिंग पिछली बार खत्म हो गई थी। चलिए मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में देखते हैं। मैग्नेटिक आपने देखा होगा चक्की लगी होती है, चक्की, ठीक है। चक्की किस तरह से होती है, ये एक पहिया सा, ये एक पहिया सा, ये और इसके ऊपर एक पट्टा सा होता है, खासकर गाँव के अंदर कोल्लू वगैरह देखते होंगे, ठीक है, या इस तरह से इसके ऊपर क्या होता है, पट्टा होता है। बस इसी के ऊपर क्या करते थे, इसी के ऊपर मैग्नेटिक सेपरेशन कर देते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन सबसे पहले किन सब्सटेंस के ऊपर किया जाता है, मैग्नेटिक सेपरेशन प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक सेपरेशन ऐसे सब्सटेंस के ऊपर किया जाता है जिसमें आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस और, अरे क्या हो रहा है, जिसमें आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का मिक्सचर हो, सबसे पहली बात, ठीक है। मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन, लोहा, इस तरह के जो चुंबक से अट्रैक्ट होते हैं, आई बात समझ में। अब इसके मिक्सचर को क्या किया जाता है, इसके मिक्सचर को हम यहाँ के थ्रू, इसके थ्रू यहाँ पर यहाँ डाला जाए, तो ज़्यादा पीछे हो गया ना, कभी यहाँ पीछे गिर जाएगा, आप बोलो सर आपने पीछे गिर दिया सर, ठीक है, बच्चे भी है ना, ये लीजिए, ठीक है। आप यहाँ के थ्रू इसको सब्सटेंस को क्या करेंगे, डालेंगे, ये लो, यहाँ के थ्रू आप क्या करें, ये डाल रहे हैं, आई बात समझ में। इसका जो आगे वाला व्हील है ये ऐसे मूव करेगी, इधर को ध्यान रखना, ऐसे मूव करेगी, ठीक है। ये जो आगे वाला व्हील है ये क्या होता है, ये मैग्नेटिक व्हील होता है। कैसा व्हील होता है, ये मैग्नेटिक व्हील होता है। पीछे वाला कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक, बिना चुंबकीय वाला, यानी आगे वाले में चुंबकीय प्रॉपर्टी होती है, पीछे वाले क्या होती है, नॉन चुंबकीय, ठीक है। चुंबक मतलब आगे वाला चुंबक लगा दी, पीछे नॉन चुंबक पहिया लगा दिया, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर ऐसा सब्सटेंस डाला, ऐसा मिक्सचर डाला, अब वो मिक्सचर पाउडर्ड फॉर्म में डाला जाता है, वो मिक्सचर यहाँ आएगा 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 आएगा। अब ध्यान से देखना होगा क्या, अब होगा ये कि यहाँ पर आया, ये तो क्या है, ये नॉन मैग्नेटिक है तो यहाँ तो अटैच होगा नहीं है, यहाँ पर तो एज इट इज आ रहा है। लेकिन जैसे ये मैग्नेटिक वाले पहिए के पास में आया तो जैसे ये मिक्सचर यहाँ से घूम के निकल कर आएगा तो जो चुंबक वाला होगा वो तो इसके साथ में जुड़ता 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 जहाँ तक ये पहिया है वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाएगा। और जो नॉन मैग्नेटिक वाला है वो तो इससे अटैच नहीं होगा, तो वो यहाँ पर, तो वो यहाँ पे गिरेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये जो दूर गिरा और ये फिर यहाँ पर आने के बाद में ये यहाँ नीचे गिरेगा, गिरेगा नहीं गिरेगा, ठीक है। तो यानी दो तरह से सेपरेशन कर लिया, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। अब ये जो दूर गिर रहा है, दूर क्यों गिरा, क्योंकि इससे अटैच नहीं हो पाया, ये टेंजेंशियली यहाँ से बाहर इधर निकला और इसे निकलने के बाद में आपने जो इसके अंदर सब्सटेंस इकट्ठा कर लिया वो कैसा है, वो है आपका नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। अब चूंकि मैग्नेट चुंबक तो इसका इफेक्ट तो यहाँ तक के है ना, इसका इफेक्ट तो यहाँ तक के, तो यहाँ तक के तो चुंबकीय सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस अटैच होकर आएगा, लेकिन उससे आगे क्या होगा, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, उससे आगे मैग्नेटिक फील्ड खत्म। जैसे खत्म तो जो मैग्नेटिक चुंबक से जो चीजें चिपकी हुई थी वे क्या होंगी, वे नीचे गिरना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये तो मूव कर रहा लगातार, ये पहिया भी क्या कर रहा, लगातार मूव कर रहा, ठीक है। ये आगे की तरफ को मूव कर रही है, ये बेल्ट ऐसे, ये कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये इसके अंदर मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, तो ये क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ये होता क्या है, ये आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस इसके अंदर आ गया और इस तरह के सेपरेशन को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक सेपरेशन बोला जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए आज हम अपना लेक्चर यहीं पर रोकते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है।
मैटर की प्रॉपर्टीज और फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पर रखते हैं, लगभग 24 मिनट का हो चुका है। देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज से फिलहाल से 2-3 दिन के लिए आपके क्लासेस ऑफ रहेंगी, बंद रहेंगी, कारण मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। आई एम सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, तो उस वजह से जब मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया उतना आप सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी से रीड करेंगे। ठीक है, अभी जो किस बच्चों के पास में पुरानी एनसीईआरटी है उसमें आपको केमिस्ट्री का स्कोप वगैरह ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखी पहले चैप्टर की, लेकिन नई एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। शुरुआत में अच्छी चीज़ है, उसे पढ़ें, उसको नोट करें, काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, केमिस्ट्री का हिस्ट्री कैसे कैसे क्या हुआ, किस तरह से हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, लाइट चली गई। ठीक है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जितना मैंने पढ़ा दिया उसको एनसीईआरटी से पढ़े, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। प्रॉब्लम है, तबीयत ख़राब है, 2-3 दिन कंप्लीट रेस्ट बताया है, मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बजाय मैसेज करने का कॉल करके पूछो, कॉल पे बताऊंगा, कॉल पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, क्लियर है? 2-3 दिन मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं होगा तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। खैर कोई बात नहीं, अब उम्मीद करता हूँ आपसे मैं कि जब भी आपसे मिलूँ वापस आने के बाद में, अपना ठीक होने के बाद में, तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी फिर हम सिलेबस को स्पीड अप भी करेंगे, हम ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे। लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट के आसपास का चल रहा है हमारा, 30, 32, 35 मिनट का। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, 40 मिनट मिनिमम रखेंगे, 40-45 मिनट्स के आसपास का रखेंगे। फिर टाइम बढ़ता रहेगा, 1 घंटा, सवा घंटे का, उसके आप हैबिचुअल हो जाओगे, आदी हो जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, खैर घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों को अवेयर करिए, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, और कुछ नहीं करना, बस मजे लेने। ठीक है, खैर ऑल द बेस्ट।